आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, सालवर्ट पेपर हल करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे 25 में जो पेपर हुआ था 17 अप्रैल 2025 में, उसके सालवर्ट पेपर क्रम से हम लोग हल करने जा रहे हैं। पहले 16 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 का, उसके बाद 16 अप्रैल शिफ्ट 2 का, 17 अप्रैल शिफ्ट 1 का और 17 अप्रैल जो है शिफ्ट 2 का जो है हम लोग क्रम से क्लास करने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, हाई बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जो कुछ भी हम क्वेश्चन आपको बताएंगे तो उसके इर्द गिर्द और भी जो क्वेश्चन एग्जामिनर जहां से प्रश्न बनते हैं उसकी भी चित्रात्मक व्याख्या के साथ जो है आपको ये क्लास लेने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया था, ये कब आया था? बताया गया था 16 अप्रैल शिफ्ट 1 क्या था। ठीक है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली के बने हुए हैं? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, चूंकि जीएस का पेपर हल करना है, एंशिएंट हिस्ट्री वाले इसको डिटेल जानते हैं, तो आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं कि अगर भारत का नक्शा आप देख रहे होंगे, ठीक है, तो अगर नक्शा देख रहे होंगे तो दक्षिण भारत आप जानते होंगे ये कहलाता है। तो दक्षिण भारत के मंदिर क्या होता है? द से दक्षिण और द से क्या होता है जो है द्रविड़ शैली। ठीक है, दक्षिण में कौन सा? द्रविड़ शैली की मंदिर, याद रखिएगा। ठीक है, द्रविड़ शैली का मंदिर। और श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर यहाँ है श्रीनगर, यानी ऊपर क्या है? नागर शैली के मंदिर, याद रखिएगा। बीच का हिस्सा जो होता है वो बेसर शैली के मंदिर में होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर और जो है पुरी देखेंगे तो बीच के जो है, याद रखिएगा, कुछ मंदिर जो है इसके जो है अपवाद में आते हैं। ठीक है, इसका जो है भुवनेश्वर जो है नागर शैली में आते हैं। कुछ जो अपवाद में आते हैं उनकी लिस्ट हम देने जा रहे हैं कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित होते हैं। अब आइए हम लोग देखेंगे पहले नागर शैली के मंदिरों की विशेषता क्या है। नागर शैली के मंदिरों की विशेषता और उसमें नागर शैली के मंदिरों के प्रमुख उदाहरण क्या है, किस वंश ने बनाया था। फिर द्रविड़ शैली के मंदिर की विशेषता क्या है, किस वंशों ने बनाया था। उसके बाद बेसर शैली मंदिर की विशेषता क्या है और किस वंशों ने बनवाया था। इसको हम लोग जो थोड़ा सा एक नजर देख ले, ताकि एग्जामिनर कहीं से प्रश्न पूछे तो आपको जो है इर्द गिर्द प्रश्न कहीं से आए तो गलत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले नागर शैली के मंदिर को देखा जाए, इसका आधार क्या है? वर्गाकार होता है एक तो। दूसरा क्या है? इसका शिखर जो है रेखी शिखर होता है। शीर्ष भाग में आमलक और जो है कलश बना होता है। गर्भगृह जो है मुख्य देवता का स्थान होता है। और जो है मंडप जो है प्रवेश द्वार या कक्षा सभा कक्ष को मंडप कहा जाता है। परिक्रमा कक्ष को याद रखिएगा, इसमें प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। और मंदिर का विन्यास जो है पंचायत शैली का बना होता है। नागर शैली की ये बात हो रही है। अब यहाँ नागर शैली के प्रमुख मंदिरों की बात करें अगर हम, तो यहाँ मंदिर का नाम दिया है, ये स्थान और किस राजवंश ने इसको बनाया था उसको भी आपको जानना चाहिए। कंदरिया महादेव का मंदिर जो है खजुराहो मध्य प्रदेश में है। चंदेल शासकों ने बनवाया था, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सोमवंशी राजवंश शासकों ने बनवाया था, ये पूछा जाता है बार बार। कोणार्क का शिव मंदिर उड़ीसा में है और नरसिंहदेव प्रथम ने इसको बनवाया था। मोढेरा का शिव मंदिर गुजरात में है, सोलंकी शासकों ने बनवाया था। दशावतार मंदिर बार बार पूछा जाता है, ये देवगढ़ में है, याद रखिएगा, यूपी में। अब जो है पहले झांसी में था, अब ललितपुर में आ गया, याद रखिएगा, ललितपुर में है। ये गुप्त वंश के शासकों ने बनाया था। राम मंदिर कहाँ है? अयोध्या ने बनाया था। और इसका जो है शुरुआत कब हुआ था? तो कह सकते हैं कि जो है 22 जनवरी को, याद रखिएगा, 2024 में 22 जनवरी को हुआ था। तो ये पूछा जा सकता है मोदी जी के प्रधानमंत्री के समय। ठीक है, द्रविड़ शैली की विशेषता देखा जाए तो द्रविड़ शैली की विशेषता आप देखेंगे तो इसका जो है, जो ये विशेषता का चार दीवारी की घिरा हुआ स्थल होता है उसे परिसर कहते हैं। मुख्य शिखर जो पिरामिडनुमा होता है उसे विमान कहा जाता है। गोपुरम मतलब भव्य जो प्रवेश द्वार होता है उसे गोपुरम कहा जाता है, ये पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। जो केवल शीर्ष गुंबद होता है उसे शिखर कहा जाता है। जो है अनिवार्य विशेषता जो इसकी होती है वो जलाशय कहा जाता है, याद रखिएगा, इसमें मतलब जलाशय जरूर होता है। इसके यहाँ इर्द गिर्द गर्भगृह के द्वार पर जो है द्वारपाल जरूर होते हैं। खम्भों वाला जो हाल होता है उसे मंडप कहा जाता है। और द्रविड़ शैली के जो है प्रमुख उदाहरण और स्थान देखा जाए तो बृहदेश्वर मंदिर अक्सर पूछा जाता है, तंजावुर में है। राज प्रथम ने बनाया था, याद रखिएगा, राज प्रथम ने। वैसे बृहदेश्वर मंदिर एक और है, याद रखिएगा, जो उड़ीसा में है, जो राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, राज ने नहीं बनाया था, वो उतना फेमस नहीं, यही ज्यादा पूछता है।
याद रखिएगा महाबलीपुरम के रथ जो है, महाबलीपुरम के रथ जो है तमिलनाडु में है। पल्लव जो है शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाया था, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ज्योमेट्रिक लगा दे रहा हूं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कैलाशनाथ का मंदिर कांचीपुरम में है, पल्लवरम राजवंश के बनाया था। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, पांड्य नायक शासकों ने बनवाया था। ऐरावतेश्वर का मंदिर जो है दारासुरम में है, जो है राजरादिति ने इसको बनवाया था। बेसर शैली के मंदिर की विशेषता क्या हो गई, इसमें जो है संरचनात्मक मेल होता है, नागर या द्रविड़ दोनों होता है, बेसर शैली मिश्रण होता है। विमान शिखर याद रखिएगा मिश्रित होता है। आधार क्या होता है, तारांकित होता है। अलंकरण क्या है, अत्यधिक बारीक होता है। और जो है प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, खुला या बंद भी हो सकता है। अंतराल इसकी मुख्य विशेषता होता है। बेसर शैली के मंदिरों की विशेषता में देखा जाए तो विरूपाक्ष मंदिर उदाहरण इसका है। और जो है ये कहाँ है, कर्नाटक में है, बादामी के चालुक्यों ने बनवाया था। ये तीनों मंदिर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। और राष्ट्रकूट शासकों में कृष्णपतन ने इसको बनवाया था। होयसलेश्वर का मंदिर जो है कर्नाटक में है, एलविड में होयसल राजवंशों ने बनाया हुआ था। ठीक है। चन्नाकेश्वर मंदिर जो है कर्नाटक बेलूर में है, होयसल विष्णुवर्धन ने बनवाया था। लॉर्ड खां का मंदिर एहोल कर्नाटक में है, चालुक्य राजवंश ने इसको बनाया था। अब आइए दूसरे प्रश्न को देखा जाए कितने लोग का सही है। प्रश्न का आंसर भी आप देते रहिए कमेंट बॉक्स में, ताकि जो है आपको याद हो जाए। याद रखिएगा सालवर्ड पेपर हल करने से 35 से 40% क्वेश्चन आपको फ्री में मिल जाएंगे। इस चीज की विशेषता सालवर्ड की याद रखिएगा। एक तो सिलेबस रटा होना चाहिए, दूसरा सालवर्ड आपको रटा होना चाहिए कोई एग्जाम देने से पहले, उसके बाद आपकी ताकत आपकी तैयारी काम करती है। तो यहाँ नीचे दिए गए जिनमें एक को जो है अभिकथन ए, दूसरे को आर कहा गया है, यानी ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली भारत मंडपम में हुआ, ये क्या है, ये सही है। सिंगापुर, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका उच्चतम रेटिंग वाले एआई में है तथा भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत जो है मजबूत है। क्या आंसर होगा इसमें दूसरा से, क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। आंसर याद रखिएगा ए बी दोनों सत्य है। दोनों सत्य मैंने आपको बताया, क्योंकि जो है इसकी ए सही व्याख्या नहीं करता है। इंग्लिश मीडियम वाले इसको देख सकते हैं। आंसर क्या होगा इसमें से, आंसर ए बी दोनों इसमें से सही है। ठीक है। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए चित्रों के माध्यम से जो आप पढ़ाई करेंगे इसे अनुबंधन प्रणाली कहा जाता है। यानी जो चीज आप देखेंगे, सुनेंगे और जो है समझेंगे तो आपके दिमाग में, मस्तिष्क में देर तक वो बातें रहेंगी। ठीक है। और सिंगापुर, डेनमार्क, यूएसए उच्चतम रेटिंग वाले एआई में से तथा भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत जो है मजबूत है। ठीक है। अब आइए दो चीज आप याद रखिएगा, एक तो 2025 का, 2026 का याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 25 में एआई शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ था, आपको याद रखना चाहिए। एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन अभी चर्चा में रहा, कहाँ हुआ था, नई दिल्ली भारत में हुआ था। तीसरा प्रश्न आप देखिएगा, 2024 में एफडीए द्वारा अनुमोदित कौन सी नई दवा अल्जाइमर रोग की प्रगति को धीमा करने के लिए मस्तिष्क में एमिलाइड जो है प्लेग को लक्षित करता है। मैं इसीलिए अपने सालवर्ड पेपर में जब प्रैक्टिस कराता हूं शाम को 5 बजे, तो उसमें जरूर कुछ न विज्ञान संबंधित प्रश्नों को डाल देता हूं। उससे बाहर कुछ है नहीं, कहां से पूछेगा। ऑप्शन इसमें है एनुकाडुआ, किसुलनला और लेना कापवीर और लेकम्पी। आंसर होगा किसुनला। आंसर इसमें से बी बिल्कुल इसमें से सही है। ठीक है। किसुनला नई दवा अल्जाइमर रोग की प्रगति को धीमा करने के लिए मस्तिष्क में एमिलाइड ब्लैक को लक्षित करती है। ठीक है। अब कुछ औषधि उनके प्राकृतिक स्रोत देखिए जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा जाएगा कुनैन मलेरिया की जो दवा होती है वो क्या है, किससे बनता है, सिंकोना जो है पेड़ की छाल से बनता है, इंडोनेशिया में सबसे अधिक ये पाया जाता है। उसके बाद पेनिसिलिन के बारे में जानते होंगे, 1928 में इसका आविष्कार हुआ था। किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। याद रखिएगा विश्व का सबसे प्रथम एंटीबायोटिक यही था, इसीलिए आपके एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है। कब हुआ था, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, फ्लेमिंग ने किया था। किससे ये बना हुआ था, तो याद रखिएगा कवक से बना था, पेनिसिलिन ग्रुप का। वो दवा याद होगा कि डॉक्टर क्या करते थे, पानी को उसमें डालते थे और हिला के जो है स्टार्टिंग में लगाते थे, बहुत दर्द होता था। पेंडोर की जो है ग्रुप की दवाएं आती हैं इसमें। एस्पिरिन याद रखिएगा विलो के पेड़ से मिलता है। मार्फिन या कोडीन जो है अफीम से, याद रखिएंगे। और रेसरपिन जो है सर्पगंधा से, और जो है एट्रोपिन जो है बेलाडोना से, और जो है टैक्सोल जो है यू वृक्ष की छाल से मिलता है। नेक्स्ट आप देखेंगे किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राजमाता गोमाता का जो है दर्जा दिया
और जो है योगी आदित्यनाथ की वजह से मैक्सिमम लोग आंसर लगा रहे होंगे उत्तर प्रदेश, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। अभ्यास करने से पूर्णता आती है, याद रखिएगा आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। और जो है महाराष्ट्र राज्य ने देसी गाय को जो है राजमाता गौ माता का दर्जा दिया। अब याद रखिएगा सालवर्ट 30 से 35% क्वेश्चन आपका सीधे सही कर देगा। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियन 2024 का आयोजित कहाँ किया गया? रियाद में, तेहरान में, बंबई में, ढाका में? आंसर होगा रियाद में। ए आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। जो है एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 रियाद में आयोजित किया गया। ठीक है, अब इसमें से आपको दो चीज याद रखना है, 2025 और 2026। ठीक है, तो 25 में एशियन बिलियर्ड एंड स्कूल चैंपियनशिप जो है कहाँ हुआ? दोहा कतर में हुआ, याद रखिएगा। पंकज अडवाणी विजेता थे। और 26 में ये भी दोहा कतर जनवरी फरवरी, याद रखिएगा इसमें ये भी हुआ, चूंकि ये भी फरवरी महीने में हुआ था। इस समय भी पंकज अडवाणी भारत के जो है इसके विजेता थे। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच आपको लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये आपको फायदे क्या है, यूट्यूब पे देखिए आपको साप्ताहिक टेस्ट कोर्स खरीदने वाले को मिलेगा, ऐप पर जो है डाउट क्लियरिंग आपको मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको। और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस इसमें होगा, ऐप पर, यूट्यूब पे नहीं होगा। फुल टेस्ट सीरीज जो है आपको इसमें मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं होगा। और डेली जो है इसमें याद रखिएगा तैयारी जो है आपकी कराई जाती है। और 1000 रुपये बचाने के चक्कर में 1.5 लाख महीने की सैलरी आप नुकसान कर सकते हैं अगर 1-2 नंबर से बॉर्डर पे आके छट जाते हैं तो। इसलिए आपको जो लोग सीरियस हैं इनको कोर्स लेना चाहिए। और एक चीज मैं बता दूं आपको कि इसकी अगर कोर्स को लेने के लिए, खैर आप इसको तो ले सकते हैं, लेकिन पिछली बार जो लोग कोर्स लिए थे उनका थोड़ा सा मैं नमूना आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं ये बच्चे जो लिए थे, इन लोग का सिलेक्शन इंटरव्यू काली हुई थी, चूंकि एग्जाम रद्द हो गया तो दोबारा इनको देना पड़ रहा है। इन बच्चों ने सिलेक्शन लिया था, इसलिए आपको विश्वास के साथ हमारा डाटा देखते हुए कोर्स को जरूर लेना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन कहां से आए थे सीधे आप देख सकते हैं, प्रमाण के साथ मैंने रेड कलर में कर दिया है। 17 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 18 और पेज नंबर 1, ऐसे करके ये पूरा हमने डिटेल पीडीएफ बना दिया था। इसमें से अभी हमने 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के नहीं डाल, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन नहीं जोड़े हैं। और जो है मैं जो डेली प्रैक्टिस कराता हूं उससे जो क्वेश्चन फंसे हैं वो भी मैं इसमें नहीं जुड़ा हूं, क्योंकि प्रमाण वाला है इसलिए आपको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं। ये देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे हमारे पेपर से। और ये सब कहां से आया था? सब टक्कर बैच से आया था। आपको टक्कर बैच लेके पढ़ना चाहिए। अगर 999 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ, ये सब कहां से? इस टक्कर बैच से आया था, याद रखिएगा। जो लोग परचेज कर चुके हैं उनको बता दूं कि सेक्शन का लाइव क्लास अगर छूट जाता है तो लाइव सेक्शन में आ जाएंगे। और बाकी जो क्लास होने वाला है, जो 8 बजे पूछताछ की क्लास चलती है, यहाँ लिखा हुआ है इनकमिंग जो है लाइव क्लास। डेली जो टेस्ट होता है वो यहाँ एक फोल्डर बना हुआ है, डेली आज का टेस्ट, इसमें डेली टेस्ट होता है। पाठ्यक्रम आप देख लीजिएगा, सालवर्ट पेपर पूरा इसमें है, आप देख लीजिएगा 14 से लेकर 25 तक ले। यूनिट 1 के सभी टेस्ट पीडीएफ फोल्डर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, बार बार टेस्ट देख सकते हैं। यूनिट 2, 3, 4, 5 सब इसके जो है इसमें कंप्लीट दे दिए गए हैं। और उसके बाद ये टक्कर बैच में जो क्लास चलता है पूरा इसमें पीडीएफ भी है, वीडियो और टेस्ट भी है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। और आइए आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बाकी इसको लेने के लिए हमारे जो है आप जो है इस नंबर पे फॉर कोर्स लिखेंगे, लिंक भेज दिया जाएगा, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये पुस्तक लेना चाहिए आपको। पुस्तक याद रखिएगा सीमित स्टॉक बचा हुआ है, अब ये दोबारा छपेगा नहीं क्योंकि पेपर अब करीब में है। बिखरे हुए चुनिंदा महत्वपूर्ण तथ्यों का संगठन है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले तत्वों पर आधारित है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण सटीक जानकारी दी गई है। 1 दशक के अनुभव को इस पुस्तक के रूप में संकलित करने का प्रयास किया गया है, जो पाठ्यक्रम के अनुसार है। सिलेबस जल्दी खत्म, रिवाइज करने का असरदार विकल्प है। प्रत्येक थ्योरी चैप्टर के बाद जो है 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है। ये पुस्तक जो है आपको हमारे इस नंबर पे बुक लिखेंगे तो आपको लिंक भेज दी जाएगी। गागर में सागर है, अगर आप इस पुस्तक को देखेंगे, जितनी सुंदर ये पुस्तक है, समझिए 10 पुस्तक के बराबर के कंटेंट इसमें दिए गए हैं। और इसमें आपको पढ़ना इसको भी चाहिए, साथ में कोर्स लेना चाहिए, तभी कॉम्बिनेशन इसका बैठ पाएगा। ये क्वेश्चन कॉल करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा विश्व शतरंज विजेता है? तो नैन्सी त्यागी, मनु भाकर, संजय मल्होत्रा, गुगेश जो है डोमराजू। आंसर हो जाएगा गुगेश डोमराजू, डी आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। जो है गुगेश डोमराजू सबसे युवा शतरंज विजेता है। और आप विश्व शतरंज के विषय में प्रमुख आपको याद होना चाहिए, 26 तक का ये अपडेट है। इसमें विश्व शतरंज चैंपियन याद रखिएगा डी, गुगेश डी। विश्व शतरंज चैंपियन याद रखिएगा महिलाओं में जू वेंजुल। और 46वां शतरंज जो है 2026 याद रखिएगा समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। 45वां जो 24 में हुआ था बुडा
पेस्ट हंगरी में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। FIDE विश्व कप 2025 ओपन जो है जवाखिर सीधा रोम में, और जो है विश्व कप जो है 2025 जो है ओमन में आप देखेंगे तो दिव्या देशमुख आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और निम्न में से कौन सा शोध प्राथमिक डेटा संग्रह की विधि नहीं है? ऑप्शन बताइए, आप कमेंट में बताइए। और एक चीज याद रखिएगा, चूंकि 2022 का ये है एग्जाम, अब तो 26 हो गया, अब पेपर आएगा जो अक्टूबर नवंबर में सुन रहे हैं रिटायरमेंट 52 आने वाला है, उसमें जो 3-4 सालों 5 सालों में नेट JRF PhD जो बच्चे पास हो गए हैं उसमें तो पास होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए याद रखिएगा, बहुत बच्चे आ जाएंगे, अपडेटेड आ जाएंगे बच्चे, इसलिए जो है आपको हर हालत में मेहनत करके इस परीक्षा में आपको किसी तरह नौकरी पा लेना चाहिए, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी कोशिश हो प्रयास करके आप इसमें करिएंगे, ठीक है। अब बताइए इसमें से क्या होगा, कौन सा प्राथमिक डेटा संग्रह की विधि नहीं है? अभी आपको इसमें हम बताएंगे प्राथमिक डेटा क्या होता है, द्वितीयक डेटा क्या होता है, और सभी तरह के जो डेटा होते हैं उसका क्या ऐसी पहचान होती है। तो याद रखिएगा, प्राथमिक डेटा में साहित्यिक समीक्षा इसमें नहीं होती, जो प्रत्यक्ष रूप से हो, जो प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं प्राथमिक डेटा में। आइए यहाँ देखा जाए, साहित्य समीक्षा शोध के प्राथमिक डेटा के संग्रह की विधि इसमें से नहीं है। प्राथमिक डेटा संग्रह के उदाहरण और विधियां, ठीक है। उदाहरण में कह सकते हैं साक्षात्कार विधि प्राथमिक डाटा में आता है, सर्वेक्षण विधि आता है, अवलोकन विधि आता है, क्षेत्रकार आता है, फील्ड वर्क, और प्रायोगिक विधि जो है इसके अंतर्गत आता है। उदाहरण में आप डिटेल इसको पढ़ लीजिएगा। द्वितीयक डाटा में क्या क्या आता है, प्रकाशित स्रोत आता है, अप्रकाशित स्रोत आता है, डिजिटल स्रोत आता है, ऐतिहासिक दस्तावेज आता है। ये इंपॉर्टेंट, ये आप देख लीजिएगा, PDF जो है एप्लीकेशन में इसका भेज दिया जाएगा। तृतीय स्रोत में क्या आता है, विश्वकोश आता है, इंसाइक्लोपीडिया आता है, शब्दकोश आता है, ग्रंथ सूची आता है, और अनुक्रमणिका आता है, हस्त पुस्तिका आता है। डिटेल इसमें आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। शिक्षण में प्रयोजन विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? 2 आंसर देंगे, आपको मैं बता दूं। सुकरात कौन है भाई? सुकरात तो जो है प्रश्नावली विधि के जनक हैं। और सुकरात के शिष्य कौन थे? सुकरात के शिष्य याद रखिएगा, सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लूटो। प्लूटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु थे। और आगमन विधि के जनक अरस्तु थे। यहाँ आप देखेंगे जो है खोज विधि आर्मस्ट्रांग ने लिया था, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे प्रयोजन विधि। प्रयोजन विधि याद रखिएगा, वैसे प्रयोजन विधि के जनक कौन है? प्रयोजनवाद जान डीवी ने दिया था, याद रखिएगा, जान डीवी ने दिया था। जैसे यथार्थवाद हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, प्रकृतिवाद रूसो ने दिया था, आदर्शवाद प्लूटो ने दिया था। तो यहाँ आपको आंसर 2 लग रहा होगा, जान डीवी और जो है विलियम हर्ड किलपैट्रिक्स। जान डीवी के शिष्य थे किलपैट्रिक्स। प्रयोजन विधि यानी जो है आज का बजट कल का भविष्य, ये जो उन्होंने बताया था जान डीवी ने, इसको डिटेल व्याख्या जो है किलपैट्रिक ने किया था। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। बी आंसर बिल्कुल इसमें से सही है। यानी शिक्षण में प्रयोजन विधि के जनक कौन है? विलियम हर्ड जो है किलपैट्रिक को माना जाता है। शिक्षण प्रयोजन परियोजना विधि आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा प्रतिपादक कौन है इसके प्रयोजन विधि के? किलपैट्रिक, ठीक है। कब? 1918 में प्रतिपादित किया था। दार्शनिक आधार क्या था? प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद अपने गुरु जान डीवी के विचारधारा को, इनका मूल मंत्र क्या था? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, और जीवन द्वारा सीखना। और परिभाषा किलपैट्रिक ने क्या दिया था? प्रोजेक्ट एक उद्देश्य प्रक्रिया है जिसे सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ किया जाता है। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं प्राथमिक आंकड़े के, और फिर आ गया देखिएगा प्राथमिक आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़े के एकत्रीकरण में की विधियां हैं। तो केस अध्ययन विधि बिल्कुल गहराई से अध्ययन किया जाता है एक ही मैटर को लेकर, सही है। डाक जो है प्रश्नावली विधि बिल्कुल सही है। ऑनलाइन स्रोत कोई मतलब नहीं है इसका, और जो है अनुसूची है। तो क्या हो जाएगा? ABD। तो आंसर से ABD यानी बी आंसर इसमें से बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें से क्या कहेंगे? इसमें से 9वें का बी आंसर इसमें से सही है। प्राथमिक आंकड़ोकरण विधियों में से केस अध्ययन, डाक प्रणाली, अनुसूची विधि है, ऑनलाइन विधि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए इसकी शोध पद्धति केस अध्ययन में। केस अध्ययन की थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि अक्सर पूछता है केस स्टडी मेथड के विषय में। तो केस स्टडी मेथड में आप देखेंगे इसकी प्रकृति क्या होती है? गुणात्मक होती है। अब केस अध्ययन की इकाई क्या होती है? कोई एक व्यक्ति, एक संस्था, एक घटना, एक विशिष्ट समूह, जैसे कोई विशेष बौद्ध मठ इत्यादि की जो है गहराई से अध्ययन किया जाता है। इसके जनक कौन है केस स्टडी के? फ्रेडरिक लेप्ले है, एग्जाम में पूछा जाता है। उद्देश्य क्या है? किसी इकाई को भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य का समग्र जो है चित्रण करना। दृष्टिकोण क्या है? यह विधि संख्या के बजाय गहराई पर ध्यान केंद्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में प्रारूपात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? सीखने में सुधार के लिए सतत प्रतिक्रिया प्रदान करना, सही है कि गलत? आप बताइए। पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेड प्रदान करने के लिए आयोजित जो किया जाना, ठीक है। और छात्रों को उनकी ताकत कमजोरियों को पहचानने में मदद करना,
ये सही है। और प्रशिक्षकों के सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के बारे में सूचित करना, तो ये बिल्कुल आपको ये समझ के बाहर है, क्योंकि मूल्यांकन की विशेषता नहीं पूछ रहा है, तो नहीं आपका जो है 10वें का याद रखिएगा, बी जो है ये मूल्यांकन की विशेषता आपकी नहीं है, ठीक है। और पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेड प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। शिक्षण में प्रारूपता मूल्यांकन की विशेषता नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि नहीं है? ये शोध विधि, और याद रखिएगा आईसीटी में बच्चे फंस जाते हैं और प्रश्न गलत हो जाता है, और 30 में उनका 20 के अंदर ही आता है, जिससे सब्जेक्ट अच्छा होने के कारण भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए दोनों ध्यान दीजिएगा। कौन सी शोध की विधि नहीं है? जो है दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण, भाई अवलोकन, अवलोकन भी है, सर्वेक्षण भी है, ऐतिहासिक, दार्शनिक कोई मतलब नहीं है। 11 का ए आंसर याद रखिएगा, बिल्कुल इसमें से सही है। ऐतिहासिक, सर्वेक्षण, अवलोकन शोध की विधि होती है, ठीक है। अब प्रमुख शोध विधियों का तुलनात्मक विवरण देख लीजिएगा। ऐतिहासिक शोध में क्या होता है भाई? तो अतीत की घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण कर क्या था का उत्तर खोजा जाता है। सर्वेक्षण या सर्वे शोध क्या होता है? किसी विशाल जनसंख्या के प्रतिनिधि नमूने के आधार पर वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना। अवलोकन शोध क्या होता है? बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के घटनाओं या व्यवहार को उनकी स्वाभाविक स्थिति में प्रत्यक्ष देखना और नोट करना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का जो है प्रकार नहीं है? अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सर संप्रेषण तो सिलेबस में है नहीं, जब मैं पढ़ा रहा था तो प्रश्न कहीं से पूछा जा सकता है, मेन मुख्य जानकारी आपको रखना चाहिए। सिलेबस के आधार पर सिर्फ पढ़ाई करेंगे या किसी एक वर्ष का जो एक पेपर आया था उसके आधार पर पढ़ाई करेंगे तो समझ लीजिए ये आपका समझदारी नहीं है। उसको पढ़ाई करना ही करना, उसके साथ जो बताया जा रहा है वो सब कवर करते हुए आप देखेंगे इसमें से। बताइए 12 का आंसर कोई कमेंट करेगा क्या हो सकता है कि कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण? संप्रेषण मतलब बोलना है, यानी एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है और एक मीडियम होता है। मीडियम के माध्यम से वक्ता जो है श्रोता तक वो बात पहुंचता है, तो उसमें लिखित का कोई मतलब नहीं है। आंसर इसमें से बी आंसर इसमें से सही हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आइए इसमें से, और कभी पूछता है कितने चक्र हैं संप्रेषण के, तो 3 चक्र याद रखिए एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि लिखित संप्रेषण अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने 2005 में ई ज्ञान कोश की शुरुआत किया था? आईआईटी कानपुर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। सबसे अधिक अगर विश्वविद्यालय कहीं है तो कहाँ है? केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में है, याद रखिएगा। और जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, 1887 में इसकी स्थापना हुआ था और ऑक्सफोर्ड कहा जाता है पूर्व का। सबसे अधिक जो है प्रधानमंत्री दिया, 7 प्रधानमंत्री भारत को कौन दिया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय दिया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, इग्नू की स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में मुख्यालय, याद रखिएगा। आंसर इसका क्या होगा? बी आंसर होगा। अब इसमें से आप देखेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने 2005 में ई ज्ञान कोश की शुरुआत किया था। देखिए सालवर्ड है, इसीलिए डिटेल पढ़िए। सालवर्ड से 30 से 35% आपको कवर होगा। उसके बाद सिलेबस भी याद रखना चाहिए, इसीलिए मैं इसमें डिटेल दे रहा हूँ और गहराई से आ रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं मुख्य बिंदु ई ज्ञान कोश में ये प्रारंभ किसने किया? तो अक्टूबर 2005 में इसकी नींव पड़ी, ठीक है। किस संस्था द्वारा? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा। और इसकी प्रकृति क्या है? इसकी स्थापना बताए थे 1985 में हुआ था। वैसे भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी नहीं है, 1982 में हुआ था हैदराबाद में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। हैदराबाद पहले अब तो आंध्र प्रदेश में था, अब कहाँ है? अब तेलंगाना में है, इस चीज को आप जानते ही होंगे। और इसमें से आप देखेंगे कि उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कि डिजिटल शिक्षण संस्था को संग्रहित, अनुक्रमित, सुरक्षित और साझा करना, ये जो है इसका उद्देश्य था। सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुशंसित अभ्यास क्या है? बिना किसी प्रतिबंध के संवेदनशील खातों तक पहुंचे, अपने कनेक्शन के एन्क्रिप्ट करने के लिए वीपीएन का उपयोग करें, सभी सुरक्षा समायोजन अक्षम करें, दूसरों के साथ अपना कनेक्शन साझा करें। प्रश्न याद रखिएगा, जो कुछ पढ़ेंगे आप वो नहीं आएगा, जो कुछ आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं आएगा, तो क्या आएगा? जो कुछ आप पढ़े रहेंगे लिखे रहेंगे उस पर जो कुछ समझ विकसित किए रहेंगे उस पर आएगा, याद रखिएगा। कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसको आपको खारिज करके एलिमिनेट करके आगे चले जाना है। इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा इसमें से, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें से। सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुशंसित अभ्यास यह है कि अपने कनेक्शन को जो है एन्क्रिप्ट करने के लिए वीपीएन का उपयोग करें। नेटवर्क में वीपीएन का क्या अर्थ है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वेरिएबल प्राइवेट नेटवर्क और वेरीफाइड प्राइवेट नेटवर्क। आंसर होगा वर्चुअल जो है प्राइवेट नेटवर्क, आंसर इसमें से ए सही होगा, ठीक है। वीपीएन का अर्थ क्या होगा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होगा। और भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया?
कब आया? 1972 में, 1968 में, 1980 में, 1986 में। प्रश्न बार बार ये चारों पूछा जाता है, याद रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1972 में, 1980 में याद रखिएगा जीव नहीं रहेगा तो वन संरक्षण अधिनियम पूछे केवल, ये बदलीक दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे गलत कर देते हैं। तो वन संरक्षण अधिनियम अगर पूछे आपके एग्जाम में, ठीक है, तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। प्रथम शिक्षा नीति कब आया? 1968 में। द्वितीय शिक्षा नीति कब आया? 1986 में। तृतीय शिक्षा नीति कब आया? 29 जुलाई 2020 में आया। ये सब बातें आपको याद रखना चाहिए। नई शिक्षा नीति पर मेरी जल्द ही क्लास आने जा रही है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। आइए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। अब जो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, वहां प्रधानमंत्री गए थे और आने के बाद जो है उन्होंने इस चीज को अलाउ किया। प्रमुख भारतीय पर्यावरण और वन जीव संरक्षण अधिनियम, इसको देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब? 1974 में। और वन संरक्षण अधिनियम कब? 1980 में, अभी हमने चर्चा भी किया। और वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब? 1981 में, महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कई बार पूछा है, 1986 में। सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, ये अभी तक पूछा नहीं है, याद रखिएगा, पूछ सकता है, महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम जो है 1991 में। और राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल जो है अधिनियम 1995 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में, कई बार पूछ चुका है। और वन अधिकार अधिनियम जो है FRA 2006 में, कई बार ये भी पूछ चुका है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना 2010 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं डालती है? कौन होने डालती है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, तो यही नहीं डालती है। सबसे खतरनाक है, 250 गुना तेजी से, याद रखिएगा, ये शरीर में अवशोषित होती है, सांस के द्वारा फेफड़े में आता है, फेफड़े के माध्यम से हीमोग्लोबिन में मिल जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? पूरे शरीर में जो है रक्त के साथ साथ ऑक्सीजन को ढोने का भी काम करता है। और उसी हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है, इसलिए इसे दमघोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। जाड़े के दिनों में रूम में जो है अंगीठी जला के सोने से सुबह क्या होता है? सोए सोए सुबह उनकी मृत्यु हो जाती है। कारण क्या है? कि धीरे धीरे शरीर में फैल जाता है। सिगरेट के धुओं से और किससे? वाहनों से जो है सबसे अधिक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, सबसे खतरनाक गैस होता है, याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं डालती है। नेक्स्ट आइए, कुछ गैसों का नाम लेते हैं जो ग्रीन हाउस गैस, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, परसेंटेज पूछा जाता है। तो जल वाष्प का परसेंट ग्रीन हाउस गैस में कितना होता है? 36 से जो है 70%। कार्बन डाइऑक्साइड का 9 से 26%, मीथेन का 4 से 9%, ओजोन का 3 से 7%, नाइट्रस ऑक्साइड का अल्प मात्रा में, हंसने वाली गैस कहा जाता है, याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, N2O। तो क्लोरोफ्लोरो CFC अल्प मात्रा में, CFC को प्लास्टिक गैस कहते हैं, एक बार वायुमंडल में चला जाए तो बंद नहीं होता, ये याद करना है। अगर एक बार ये भी प्रश्न पूछा था PCS में कि ग्रीन हाउस गैस अगर नहीं होता, अगर प्रकृति पृथ्वी नहीं बनाती और इस पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण नहीं बनाती, तो पृथ्वी का तापमान कितना होता? हर जगह -18 डिग्री सेल्सियस होता। ये गैसों का आवरण होना जरूरी है, लेकिन मानव प्रदूषण द्वारा इसको इतना घना कर दिया है, ये गैसों का आवरण इतना घना कर दिया है कि क्या होता है? सूर्य का प्रकाश जब आता है तो पहले वापस चला जाता था परावर्तित होकर, अब आता है तो पूरा नहीं जाता है, वापस घूम के ही चला आता है, जिससे इसका तापमान बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग आपका बढ़ता है और समुद्र का तट जो है कम जो होता जा रहा है और पानी बढ़ता जा रहा है। इसकी डिटेल हम EVS की क्लास में लेंगे, आप देख लीजिएगा, यहाँ लंबा हो जाएगा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता के निम्नलिखित संभावित प्रभाव के अतिरिक्त क्या है? CO2 फर्टिलाइजेशन, ये होगा, अभी चर्चा हम कर रहे थे, याद रखिएगा। उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी हमने बोला है। ओजोन क्षरण भी, जैव विविधता में वृद्धि, इससे वृद्धि क्या होगा? यह और घटेगा, क्या होगा? 18 का जो है इसमें से D आंसर सही है, ठीक है। जैव मंडल ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता के जैव विविधता हानि के संभावित प्रभाव है, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, हाइप बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि 3 क्लास और भी इससे आपको मिलता रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह? ये तो डिटेल क्लास में बताएंगे, भूगोल वाली क्लास में। कोचीन, चेन्नई, मुंबई, कांडला, आंसर क्या होगा इसका? चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इसमें से बंदरगाह का नाम देख लीजिए। चेन्नई तमिलनाडु में है। 9वां सवाल पूछता है, भारत का 13वां बंदरगाह है। वैसे भारत में मुख्य रूप से 13 बंदरगाह है, लेकिन अगर देखा जाए छोटा मोटा 200 बंदरगाह। ये पूछता है 13वां कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा है, महानदी के मुहाने पर।
और इसे ये जापान बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु। एन्नोर कहाँ है? तमिलनाडु। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और जो है मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। कोच्चि बंदरगाह याद रखिएगा, और ये बंदरगाह केरल में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। मरमुगवा जो है गोवा में। कांडला या दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ है? अंडमान निकोबार में। पोर्ट ब्लेयर अंडमान की राजधानी थी, अब नाम क्या पड़ गया है? श्री विजयपुरम। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या पड़ गया है? श्री विजयपुरम। ठीक है, कहीं के बीजापुरम लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चेन्नई भारत का कृत्रिम बंदरगाह है, और भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट होता है? उसी राज्य में बॉक्साइट होता है जिस राज्य में सबसे अधिक कोयला निकल रहा है, उसी राज्य में जिस राज्य में प्रवासी सम्मेलन हुआ। तो कौन सा राज्य होगा इसमें से? झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। जो है उड़ीसा की शोक नदी कौन सी है? महानदी। याद रखिएगा, उड़ीसा में जो है सबसे अधिक बॉक्साइट का जो है उत्पादन होता है। भारत के प्रमुख खनिज और राज्यों के विषय में देखा जाए, ठीक है, और आपको बिल्कुल ये सब याद होना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। देखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछे, यहाँ खनिज आप देखेंगे, यहाँ प्रथम स्थान देखेंगे। लौह अयस्क में उड़ीसा, कोयला में उड़ीसा छत्तीसगढ़, उसके बाद बॉक्साइट में उड़ीसा, मैग्नीज में मध्य प्रदेश, तांबा में मध्य प्रदेश। ठीक है, खेतरी की खान जो है आपका राजस्थान में है, झुंझुनू जिला, अलग बात है, लेकिन इसमें सबसे अधिक कहाँ? मध्य प्रदेश में। चूना पत्थर राजस्थान में, सोना कर्नाटक में, कोलार रायचुनहट्टी की खान से, हीरा पन्ना मध्य प्रदेश से। याद रखिएगा। और शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाले जो है वर्षा का प्रकार क्या है? कौन सा प्रकार है? पर्वती, प्रतिचक्री, संवहनी, चक्रवाती। पूछता है लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा कहाँ होती है? आते हुए मानसून के कारण वर्षा कहाँ होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण जाड़े में वर्षा कहाँ होती है? ये सब प्रश्न बार बार रिपीटेड है, समझ लीजिए, सदाबहार प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। 21 का जितने लोग का भी आंसर डी आ रहा होगा, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ आप देख सकते हैं, लौटते हुए मानसून के कारण, फेरल के नियम के अनुसार कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका भूगोल में इसमें कई 2-3 कारण है, तो या ऐसे समझिएगा, लौटते हुए मानसून के कारण यहाँ होता है, और आते हुए मानसून के कारण जो है केरल में, और जो है पश्चिम विक्षोभ के कारण जो है कहाँ? ये आपका राजस्थान में, इस क्षेत्रों में होता है। आइए नेक्स्ट इसमें देखा जाए। शीत ऋतु में जो तमिलनाडु में होने वाली वर्षा है, वो बाढ़ आता है कहाँ? चेन्नई में। ठीक है, किस महीने में आता है? 2-3 लाइनें बस देख लीजिए जो पूछा जाता है। वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून। नमी की आपका स्रोत क्या है? स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली उत्तर पूर्वी पवनें जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं तो नमी जो है ग्रहण कर लेती हैं। समय अवधि क्या है? मुख्य रूप से अक्टूबर से दिसंबर के महीने के बीच में। ठीक है, और आत्मीय सभा की स्थापना, ये तो बार बार पूछता है, आपको याद होना चाहिए। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। तीनों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे, ये 1887 में किए थे। राधा कृष्ण देव नहीं। आंसर होगा आपका दूसरा, राजा राम मोहन राय। अब इनके विषय में जो पूछा है सब कुछ देख लीजिए। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किया था, और राजा राम मोहन राय के विषय में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इनके विषय में डिटेल आपको जानना चाहिए। तो प्रमुख उपाधि क्या क्या मिला था? तो भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन है? राजा राम मोहन राय है। आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय जो है पत्रकारिता के अग्रदूत है। राजा की उपाधि किसने दिया था? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। पेंशन बढ़ाने के सिलसिले में ये गए थे, इंग्लैंड गए थे, इसीलिए इनको जो है राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया है। कई बार पूछा हुआ है। इन्होंने जो संस्थाओं की स्थापना किया था 1815 में आत्मीय सभा का कलकत्ता में केशवर के प्रचार हेतु, और 1828 में 20 अगस्त को ब्रह्म समाज का मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और जैसी कुरीतियों के दूर करने के लिए। और सबसे बड़ा योगदान जो है सती प्रथा का अंत था 1829 में। नियम 17 के तहत जो है गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के समय इन्होंने अंत कर दिया। राजा राम मोहन राय के भैया का एक बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई, और इनकी माँ की समान भाभी जो इनको बहुत मानती थी, उनको भी जो है सती होना पड़ा जीते जी। वही चिता पे कसम खाए, कसम खाता हूं कि जब तक सती प्रथा का अंत नहीं कर दूंगा चैन से नहीं रहूंगा। और विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर 1829 में नियम 17 के तहत जो है बंगाल से, उड़ीसा से सती प्रथा का अंत हो गया। लेकिन पूरे भारत में सती प्रथा का अंत कब हुआ?
1833 में, ये भी एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए देखिएगा, राजा राम मोहन राय ने एक पत्रकारिता में देखा जाए तो वो 1821 में संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में, 1822 में जो है मिरातुल अखबार जो है फारसी भाषा में निकालते थे। इनका निधन हो गया 27 दिसंबर 1833 को ब्रिस्टल में जो है इंग्लैंड में, वही इनकी समाधि भी है, इनका निधन हो गया। स्वामी विवेकानंद के विषय में देखिएगा, मूल नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके गुरु रामकृष्ण मिशन थे और इनका विवेकानंद नाम था महाराजा अजीत सिंह खेतड़ी। खेतड़ी खान राजस्थान में है, महाराजा खेतड़ी ने इनको दिया था, खेतड़ी भी इनको कहा जाता है। शिकागो सम्मेलन में 11 दिसंबर 1893 में गए थे। संगठन की जो स्थापना किया था रामकृष्ण मिशन 1 मई 1897 में, और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी इन्हीं की याद में मनाया जाता है। उपाधि जो है आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता इनको कहा जाता है। दयानंद सरस्वती के विषय में भी पूछता है, मूल नाम क्या था इनका, मूल शंकर, आपको रिपीट भी हो जाएगा। गुरु कौन थे इनके, स्वामी विरजानंद थे। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बंबई में इन्होंने किया था। प्रसिद्ध नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए है। इनकी उपाधि भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। ठीक है, और चारों वेदों को जो है हिंदी में एक पुस्तक के रूप में लिखा, सत्याग्रह प्रकाश नाम था, और जिसको पूछता है किस भाषा में लिखा गया है, तो हिंदी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से 1938 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसे चुना गया। मैं बार बार आपसे कहता हूं, यहां से खूब टर्निंग पॉइंट है, खूब प्रश्न आता है। ठीक है, 1938 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये प्रश्न जो है गलत छप गया था, ये जहां 39 होना चाहिए था। ठीक है, 39 में, 38 में तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, और जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुआ था, प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, ये कहानी तो हो जाती है। और जब जो है ये चुनाव 38 में नहीं हुआ था, 39 में चुनाव हुआ था, तो पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे। और इस पे गांधी जी क्या कहते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। यह बात सुभाष चंद्र बोस जब सुनते कहते हैं कि जब ऐसी बात है तो लीजिए इस्तीफा दे के चले जाते हैं। फिर लोग कहते हैं आओ सीतारामैया भैया आप तुम अध्यक्ष बन जाओ। सीतारामैया कहते हैं हार हम गए हैं तो किस मुंह से बनने जाएं। तो फिर अध्यक्ष किसको बना दिया जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बिहार के गांधी, भारत के आजाद शत्रु को, भारत के 2 बार लगातार राष्ट्रपति को जो है बना दिया जाता है। महाप्रयाग घाट इनका है, कहाँ, पटना में है, तो कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनको बना दिया जाता है। ये कहानी बार बार पूछी जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1939 में, देखिए सही लिखा है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, और ये देखिएगा 39 में जो त्रिचुरी अधिवेशन हुआ था उसके विषय में पूछता है, थोड़ा सा डिटेल यहाँ देख लीजिए, फिर आगे हम लोग आगे चला जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, तभी आगे के 3 वीडियो उसी के अनुसार बनाऊंगा, या इसको 60 या अधिक जैसा करना हो कर दूंगा। ठीक है, वर्ष स्थान आप देखेंगे 1939 में त्रिपुरी में, जबलपुर के पास मध्य प्रदेश में। अध्यक्ष चुनाव क्या हुआ था, पहली बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया। गांधी जी की प्रतिक्रिया क्या होती है कि सीतारामैया की हार पर गांधी जी ने कहा पट्टाभी की हार मेरी हार है, और इस्तीफा देते हैं। गांधी जी दक्षिणी पंथी गुट के असहयोग के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में इस्तीफा दे दिया। कार्यवाहक अध्यक्ष जो है बोस के इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के जो है अध्यक्ष बनते हैं। सुमेलित करना है, देखिए जब ऐसे पर सुमेलित करने वाला आए ना, तो जो आसान है उसको मिला लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगर हम कहें बाल गंगाधर तिलक, शौकत अली, महात्मा गांधी और बहादुर शाह जफर, अगर जफर की बात करें तो आखिरी मुगल शासक थे 1857 के विद्रोह के। ठीक है, यानी डी का 2 मिलेगा, तो डी का 2 देखिएगा यही है, बाकी कोई नहीं मिल रहा है। सी लगाइए, जल्दी से आगे चलिए, समय बच जाएगा, बाकी मिलाइएगा सही आएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन 1905 में चलाया था, शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन चलाया था, और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और आइए बाल गंगाधर तिलक के विषय में देखा जाए, पूछा जाता है तिलक को उपाधि कौन सी मिली थी, लोकमान्य। इनका जो है भारतीय शांति के जनक कहा जाता है। इनका नारा था स्वराज मेरा जमशेद अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। इनके राजनीतिक गुण का गरम दल के थे, लाल बालपाल आप जानते होंगे। होम रूल की इन्होंने स्थापना अप्रैल 1916 में पुणे में किया था, और इनके संस्था का नाम था दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884। और जो है कारावास इनको मांडले जेल में बर्मा में हुआ था। वहीं जो है 1915 से जो रिलीज हुए थे, निकले थे, तो गीता रस पुस्तक लेके निकले थे। और बोर मत होइएगा, इसमें से कोई भी प्रश्न पूछ देगा ना, 1 नंबर गड़बड़ा जाएगा ना, तो समझ लीजिए बुखार आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब मैं सब वही कंटेंट दे रहा हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, समाचार पत्र और साहित्य। ठीक है, केसरी किसका है, तिलक का, किस भाषा में, मराठी में।
और ठीक है, महारठ जो है अंग्रेजी में, गीता रस जो है इसको जो है मराठा कहा है, मराठा कहा था या मराठा भी कहीं कहीं लिखा रहता है, याद रखिएगा, ठीक है, वो अंग्रेजी में था। गीता रस हिंदी मराठी दोनों में 1915 में, याद रखिएगा। द आर्कटिक होम इन द वेदास, ये अंग्रेजी में था। नेक्स्ट इसमें देखिएगा मौलाना शौकत अली के विषय में, पहचान क्या था, अली बंधुओं में से एक थे, बड़े भाई थे। शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ था। मुख्य आंदोलन इनका खिलाफत आंदोलन था 1919 से 1924 के बीच में। संगठन केंद्रीय खिलाफत समिति का, और जो है गांधी जी के साथ जो है सहयोग किए थे, और सहयोग आंदोलन 1920 में इन्होंने किया था। महात्मा गांधी के विषय में तो जरूर जान जाइए, प्रश्न जरूर आता है। भारत वापसी कब होता है, 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए 9 जनवरी को जो है क्या होता है, जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। प्रथम सत्याग्रह भारत में जो है चंपारण 1917 में, और इनके जीवन का प्रथम कहाँ होता है, दक्षिण अफ्रीका में 1906 में एशियाटी सोसाइटी एक्ट के विरोध में होता है, ठीक है। प्रथम भूख हड़ताल याद रखिएगा अहमदाबाद मिल जो है 1918 में। और महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा हुआ आपके एग्जाम में एक बार, सिर्फ 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। मुख्य प्रमुख पुस्तकें हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा है। समाचार पत्र जो है यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन है। और उपाधियां जो है महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस की इनकी उपाधियां हैं। बहादुर शाह जफर के विषय में और बहादुर शाह प्रथम के विषय में यहाँ कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। औरंगजेब का जो पुत्र था वो बहादुर शाह प्रथम था, और आखिरी मुगल जो शासक थे वो बहादुर शाह द्वितीय थे, याद रखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि औरंगजेब के पुत्र थे, बहादुर शाह जफर अकबर द्वितीय का पुत्र थे, याद रखिएगा, और आखिरी थे। शाह बेखबर कहा जाता है बहादुर शाह को, खफी खां द्वारा है। जफर उर्दू में जो कविता लिखते थे कहा जाता था, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासक बनते हैं, भारत के अंतिम मुगल शासक बनते हैं। ये दिल्ली के भी होते हैं, ये दिल्ली में इनका जो है मृत्यु होता है। स्थान है मकबरा इनका रंगून में, अंबार में जो है इनका है। 1862 में जो है इनकी मृत्यु होती है। 5 प्रश्न और है, रुके रहिएगा। चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है, देखिएगा सत्य है तो यह एक अस्थायी निकाय है जो विघटित नहीं किया जाता, सही है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, सही है, नहीं सही, ये भी नहीं सही है। इसके पास उम्मीदवारों को आयोग करने घोषित करने का अधिकार है, यही सही है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा? चुनाव आयोग के पास उम्मीदवारों को आयोग घोषित करने का अधिकार होता है। मुख्य बिंदु देखिएगा जो है इसमें संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 324 में है, ठीक है। भाग 15 में बार पूछा जाता है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, ठीक है। अब संसदीय शासन व्यवस्था में क्या है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, न्यायपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है। आंसर क्या होगा इसमें से? ए आंसर सही होगा कि कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति जो है, कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति जो है, सॉरी, कार्यपालिका विधायिका के प्रति, न्यायपालिका में बोल दिए, पहला आंसर हो जाएगा कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या है? उत्तरदायी होता है। संसद के किस सदन के सदस्यों से प्राक्कलन समिति का जो है गठन हो जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदनों से, और जो है इसमें से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करके। तो आंसर इसमें से एक होगा। अगर पूछेगा प्राक्कलन समिति तो लोकसभा, लोक लेखा समिति तो लोकसभा राज्यसभा दोनों होगा। इस हिसाब से आंसर आपका ए आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मुख्य बिंदु देखिएगा, गठन स्वतंत्रता के बाद इसका हुआ था प्राक्कलन समिति का 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर हुआ था। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा का कोई नहीं होगा। लोक लेखा में जो याद रखिएगा राज्यसभा लोकसभा के होंगे, और सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, और लोकसभा की प्राक्कलन समिति की गठित की जाती है, ठीक है। और सूची 1 को सुमेलित करना है। अब देखिएगा इसमें भी है, ये सबसे आसान है, मिलाइए और आगे पतली गली से निकल जाइए। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक है, वेल्थ ऑफ नेशन लिखें। और जो है अब माल्थस ने जनसंख्या पे सिद्धांत दिया था, तो जनसंख्या पे मतलब पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन किसमें है? इसमें लिखा हुआ है, तो मिलाइए इसका, यानी 1 का 1 तो तीनों में है, और 2 का 4, यानी 2 का 4, ये देखिए 2 का 4 ये भी आ गया, अब फिर फंस गया, अब मिलाना पड़ेगा, फिर से इसमें मिलाना पड़ेगा। लेविस, समीर अमीन याद रखिएगा इसमें से, तो समीर अमीन ने जो क्या किया था, ये लेविस ने तो इकोनॉमिक्स पे ये दिया हुआ था, याद रखिएगा, तो द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ ऐसे मिला सकते हैं। आंसर क्या होगा इसका? 28 का 2 होगा, ठीक है। क्लास का लंबा हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा आपके फायदे के लिए हो रहा है, और आपको मैं पहले ही बता चुका कि साल भर पूरा रट जाइएगा। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन था।
माल्थस की पुस्तक का नाम जो है एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन है। लेविस की पुस्तक का नाम इकोनॉमिक ग्रोथ है, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और जो है समीर अमीन की पुस्तक का नाम इंपीरियल एंड जो है अनक्लाइबल जो है डेवलपमेंट है। अब जो है 2 प्रश्न और है। ये अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को आप जानते होंगे। इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखा 1776 में, और जो है मूल दर्शन पूंजीवाद का है। प्रमुख सिद्धांत अदृश्य हाथ जो है इनका है। रॉबर्ट माल्थन के विषय में याद रखिएगा, इनका परिचय क्या है। रॉबर्ट जो है थॉमस माल्थन जो है ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्होंने जनसंख्या सिद्धांत दिया था, कई बार पूछा हुआ है। इनकी एक पुस्तक याद रखिएगा, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, प्रथम प्रकाशन 1798 में हुआ था। 29वां देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। केंद्रीय बजट 2025-26 में मखाना बोर्ड का जो है गठन कहां से हुआ था। जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कहां? बिहार। तो आप मौखिक क्लास में, अपने प्रैक्टिस क्लास में इसको कई बार हम बता चुके थे। और केंद्रीय बजट 25-26 में मखाना बोर्ड को बिहार में गठित करने का प्रस्ताव किया गया था। केंद्रीय बजट 2025-26 में सफाई कमाई 26 में कमाई का सबसे बड़ा स्रोत कहां से आने का अनुमान है। आबकारी कर, वस्तु सेवा कर, आयकर और कस्टम ड्यूटी। बताएंगे, सबसे आसान प्रश्न है। क्या होगा? आयकर होगा इसमें से, ठीक है। और जो है, और ये जो है केंद्रीय बजट 25-26 में कमाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आयकर स्रोत है, ठीक है। और क्लास आपको ये ले लेना चाहिए। क्लास लेंगे तो समझ लिए 1000 रुपये अगर आप खर्च करके लाख रुपए का नुकसान करेंगे तो ये आप फायदेमंद की बात नहीं है। लेके प्रैक्टिस करिए। क्लास में ये सब खासियत है जो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये सब चीज कवर किया जाएगा। यूनिट 1 से लेकर 6 तक सभी चीज देख लीजिएगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, आज ही परचेज करिए। और कोर्स जो है खरीदने के लिए जो सीरियस बच्चे हैं तुरंत खरीदिए। और 9795 पर या तो आप लिखिएगा फॉर कोर्स, या QR कोड से पेमेंट कर दीजिए, उससे भी आपको डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा। ये पुस्तक लेके जरूर कम से कम 3 बार पढ़िए। कोर्स के साथ ये पुस्तक लेंगे तभी आपका कॉम्बिनेशन बैठेगा, इसलिए लेना चाहिए। और इसके विषय में बता चुके थे। बुक लेने के लिए आप इसको बुक लिखेंगे इस मैसेज नंबर पे, आपको जो है इसकी लिंक दे दी जाएगी। जो लोग अभी तक टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। इसमें भी फ्री में टेस्ट पर डे होता है, सभी सूचनाएं इसमें दे दी जाती हैं। ऑफिशियल चैनल हमारा। तो वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हाई बटन जरूर दबाइएगा, ताकि ऐसे ही जो है आपके जो है चारों और भी जो है साल भर हल कराना है तीनों, उसको भी करा देंगे। 2014 से भी हम करा देंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।